हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको अभिषेक शुक्ल द्वारा लिखा गया तुम्हारे जाने के बाद, जो कि एक काव्य संग्रह है, सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अगली कविता। मुट्ठी से सरकता जीवन। मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे सरकने लगती है और एक वक्त के बाद हम अपनी खाली मुट्ठी लिए बैठे रह जाते हैं। जीवन रेत की तरह है, कितना भी बचाएंगे वह सरकता ही जाएगा और धीरे धीरे मुट्ठी खाली हो जाएगी। इससे पहले कि जीवन हमारे हाथों से सरक जाए, वह सब कुछ करने का जोखिम लेना जो तुमने सोचा है। अपना सोचा हुआ कर लेने के बाद हाथों से सरकता हुआ जीवन भी सुखद लगता है। इसी काव्य संग्रह का अगला शीर्षक है मन की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कई बार सफ़र पर निकलते हुए मेरा शरीर बस या ट्रेन में चला जाता है और मेरा मन छूट जाता है घर या किसी आदमी में। शरीर से यात्राएं करते हुए मैंने अनुभव किया कि वास्तविक यात्राएं मन की ही होती हैं। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है ताकि वे याद आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अपनी तमाम यात्राएं मैंने अधूरी छोड़ दी, तमाम कविताएं अधूरी छोड़ दी, तमाम बातें, तमाम खत, तमाम शहर, तमाम लोग, मैंने अक्सर चीज़ों को आधा छोड़ दिया। मैं स्वार्थी हूँ, मैं जानता था। अगर चीज़ें पूरी हुई तो उनकी स्मृति धीरे धीरे मेरे मन में धुंधली हो जाएगी, अतः मैंने उन्हें मन में रहने दिया, किसी टीस, किसी आधे भरे घाव की तरह, ताकि वे याद आते रहें वक्त वे वक्त। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पेड़ों का सूखना। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। सूखे हुए पेड़ों को देखते हुए अक्सर सोचता हूँ कि पत्तियों ने उनका साथ छोड़ा होगा या जड़ों ने। सहसा मुझे बसंत याद आता है। पत्तियों के साथ छोड़ने से पेड़ नहीं सूखते, वे सूखते हैं जड़ों का साथ छूट जाने पर। असल में पत्तियाँ पेड़ों को हरा दिखाती हैं और जड़ें पेड़ों को हरा बनाती हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिखाने वाले बनाने वालों से सदैव सर्वश्रेष्ठ माने गए। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है बुद्ध की प्रतिमा देखते हुए। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि जब उसने बुद्ध की प्रतिमा को देखा होगा तो कैसा महसूस किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैंने बुद्ध को नहीं पढ़ा है, जाना भी नहीं, समझ भी नहीं पाया, किंतु एक रोज़ बुद्ध की प्रतिमा देखते हुए मैंने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। मैं नहीं जानता कि बुद्ध भगवान थे या महात्मा, किंतु मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बुद्ध शांति के प्रचार जरूर रहे होंगे। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है भरी हुई आंखों वाले लोग। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। खाली मन, खाली पेट और खाली जेबों के साथ भरी हुई सड़कों पर चलते हुए मैंने जाना कि भीड़ कुछ नहीं भरती, कुछ नहीं बांटती। हमें खुद चलना पड़ता है और जीतना पड़ता है अपने खाली मन, पेट और जेबों को। संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा खाली होता है, बस उसकी आंखें भरी होती हैं, कभी सपनों से, कभी आंसुओं से। भरी हुई आंखों वाले लोग ही एक दिन अपना सारा खालीपन भरते हैं। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारा नाम लेते हुए। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। हर बार तुम्हारा नाम लेते हुए मैं स्वयं को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। असल में कुछ नामों में इतनी ताकत होती है कि वे हमारे सारे दुख, सारी उदासियों को सोख लेते हैं। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है असंभव में जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैंने दुखों को सहेजा है, आंसुओं को बचाया है, हार को गले लगाया है। मेरे पास जीवन के कई ऐसे अनुभव हैं जो संघर्ष से भरे हैं, अवसाद से भरे हैं, पीड़ा से भरे हैं। मैंने जीवन ज़्यादा तो नहीं देखा, इसलिए ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जीवन ठीक वहीं शुरू होता है जहाँ हम पूरी तरह से थक जाते हैं, जहाँ अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि कुछ देखना असंभव हो जाता है। मेरे पास कई ऐसे दृश्य हैं जहाँ असंभव में जीवन पनपा, फला और फूला है। वास्तव में जीवन हर बार दुखों को चीर कर ही निकलता है, यही सत्य है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारे बारे में लिखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरी बहुत सी कविताओं में मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है। मैं जीवन को ढलने से नहीं बचा सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम
अमर रहो। अपनी कविताओं में तुम्हारे बारे में लिखते हुए मैं तुम्हें सहेजना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम तब तक बची रहोगी जब तक बची रहेंगी मेरी कविताएं। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है बुद्ध, दो छड़िकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। उन दृश्यों और परिस्थितियों का रण है इस धरती पर जिन्होंने सिद्धार्थ के भीतर बुद्ध को जन्म दिया। बुद्ध होना सहज हो जाने की पराकाष्ठा है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पिता, दो कविताएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैंने बाबूजी को कभी गले नहीं लगाया। मैंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, गहरी नदियों को पार किया, कठिन से कठिन नौकरियां की, उदास से उदास दिनों को जिया, घने अंधेरों को पार किया। मैंने वह सब कुछ किया जिसे यह दुनिया कठिन मानती है, पर मैं बाबूजी को गले नहीं लगा पाया। इस दुनिया को मानना चाहिए कि बेटों का अपने पिता के गले लगना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। इसी शीर्षक की अगली कविता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अक्सर बाबूजी के साथ चलते हुए मुझे महसूस होता है कि उनका हाथ मेरे कंधे पर है और ऐसा महसूस करते हुए मैं मुस्कुरा देता हूँ। कई बार मैंने देखा है कि मेरे साथ चलते हुए बाबूजी अक्सर मुस्कुरा देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी महसूस करते होंगे कि उन्होंने रखा है अपना हाथ मेरे कंधे पर। असल में बाप बेटों के मध्य अनगिनत सुखद घटनाएं कभी घटती ही नहीं, वे केवल महसूस की जाती हैं। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है घृणा को प्रेम। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि घृणा को भी प्रेम की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मैंने मेरी ओर आती हुई घृणा को संघर्ष गले लगाया, साथ ही साथ मैंने मुझसे घृणा करने वाले लोगों को सदैव प्रेम दिया। मैं मानता हूँ कि इस संसार में घृणा को सबसे अधिक प्रेम की आवश्यकता है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारे जाने के बाद। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि किसी के जाने से इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। पहाड़ पहले पहाड़ नहीं थे, वे एक सरल आदमी थे। एक रोज़ एक नदी आई और गुजर गई उनके ऊपर से। पहाड़ उदास हुए, फिर संभल गए। कुछ दिनों के बाद एक और नदी आई और गुजर गई उनके ऊपर से। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे पहाड़ पहाड़ हो गए। पेड़ पहले टूट नहीं थे, वे हरे भरे हंसते खेलते लोग थे। एक रोज़ उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगीं। पेड़ उदास हुए पर उन्होंने खुद को संभाला। कुछ रोज़ बाद वे पीली पत्तियां गिरने लगीं। एक एक करके सभी पत्तियां गिर गईं और पेड़ टूट हो गए। गांव पहले वीरान नहीं थे, वे चलते फिरते त्योहार थे। फिर एक रोज़ कुछ लोग शहर गए जो कभी नहीं लौटे। फिर कुछ और लोग गए, वे भी नहीं लौटे और अंत में गांव वीरान हो गया। इन प्रतीकों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम भूलवश किसी रोज़ मुझ तक लौटो तो तुम जान सको कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे एक पहाड़ बना, फिर टूट और अंत में वीरान हो गया। इसी शीर्षक की दूसरी कविता। चलिए शुरू करते हैं। जैसे चिड़िया के उड़ जाने के बाद आसमान निहारते हैं घोंसले में पल रहे उसके नवजात बच्चे, हमारे घर छोड़ने के बाद माँ देर तक निहारती है हमारे जाने की राह। सूखती हुई फसल के खेत में खड़े होकर किसान निहारते हैं काले बादलों को। सागर चुपचाप देखते हैं नदियों की राह। ठीक इन सब के जैसे ही तुम्हारे जाने के बाद मेरी आंखें स्थिर हो जाती हैं तुम्हारे लौटने की राह पर। इसी शीर्षक की तीसरी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम्हारे आने से मुझ में जीवन लौटा है। तुम्हारे आने से पहले मैं सांस लेता था, जीवित नहीं था। मैं चाहता हूँ कि दुनिया इस सत्य को स्वीकारे कि सिर्फ सांस लेना जीवित होने का मानक नहीं है। सांस लेता आदमी भी मृत है अगर वह प्रेम नहीं करता। तुम्हारे आने से मुझ में प्रेम लौटा है। तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा?